सूरज पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित रोमांच व रोमांस सिलब्रेज वीर गाथा, वीर की विजय यात्रा, जिसके लेखक हैं दिनेश चारण और जिसे आवाज दी है निखिल लहरी ने। घोड़े पर सवार वीरसेन आगे बढ़ रहा था। जंगल के मध्य बनी सड़क जो बैलगाड़ियों के आने जाने से बनी थी, पर वीरसेन का घोड़ा सरपट भाग रहा था। चांदनी रात में पेड़ों की लंबी छाया अजीब से माहौल का आभास दे रही थी। ऊपर से झिंगुरों की आवाज व कुत्तों के भौंकने की आवाज ने माहौल को काफी डरावना बना दिया था। और इस माहौल में दूर कहीं सियार की आवाज आए तो किसी बहादुर व्यक्ति के शरीर में भी डर की झुरझुरी आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। परंतु ऐसे माहौल में भी वीर के चेहरे पर दूर दूर तक डर का कोई नामो निशान नहीं था। वीर की नजर बस राह पर थी और हाथ में अपने प्रिय घोड़े तशक की लगाम थी। यूं तो सफर दिन में रात्रि की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहता, परंतु महाराजा ने याद किया है, ये बात सुनकर वीर स्वयं को रोक नहीं पाया। वीर के नाना जी ने उसे सवेरे तक रुकने को कहा। नानी, मामा सभी वीर को समझाकर थक गए कि रात में कुछ नहीं होने वाला। वो यूं ही रात के सफर का खतरा मोल ले रहा है, परंतु वीरसेन निकल पड़ा। हालांकि तब तक सांझ ढल चुकी थी, परंतु वीरसेन को सांझ भी ना रोक पाई। निकलते वक्त वीर को नाना, नानी, मामा आदि की तरफ से हजारों सलाहें दी गईं कि रात में कहीं रुकना नहीं, कोई जंगली जानवर दिखे या उसकी आवाज सुनाई दे तो बच के निकलना है। डाकुओं का खतरा भी है, अतः जंगल के अंदर कहीं जाने के बजाय सीधे सीधे रास्ते ही जाना। सभी की सलाह ध्यान से सुनकर वीर ने सबको आश्वस्त किया कि वो सभी बातों का ध्यान रखेगा और सभी उसकी चिंता ना करें, निश्चित होकर उसको विदा दें। वहां से विदा लेकर वीर जब तक नगर से बाहर निकला तब तक अंधेरा घिर चुका था, परंतु चांदनी रात होने के कारण वीर को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था। नगर से 1-2 कोस चलने पर वीर को रास्ते से हटकर एक तालाब दिखाई दिया, जिसमें एक मृग झुंड पानी पी रहा था। वीर अपने घोड़े को धीमा करके रुका। वो उस मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्य को देखने लगा। फिर ननिहाल की नसीहतों को याद कर आगे बढ़ गया। उसने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था। कहने को तो रात्रि का सफर खतरों वाला होने की आशंका थी, परंतु वीर इस सफर का आनंद ले रहा था। चांदनी रात, उसमें वो मंद मंद पवन जो शरीर को छूती तो ऐसा लगता कि वो हवा नहीं, उसकी प्रेयसी है जो गुदगुदी करने का प्रयास कर रही है। दिन के उजाले में दिल को भाने वाली हरियाली रात के अंधेरे में स्याह लग रही थी, परंतु वीर को डरावनी लगने के बजाय ऐसा आभास दे रही थी जैसे रात्रि में वो हरियाली भी गहन निंद्रा में लीन हो। वीर को ऐसा लगा कि जो गहन अर्थ इस जंगल में रात्रि में प्रतीत हो रहा है, वो शायद दिन के सफर में नसीब न होता। कहीं दूर बीच बीच में रोशनी आ रही थी जो जलती हुई मशालों की थी। ये जंगली घुमक्कड़ परिवारों के डेरे थे। वीर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ये रोशनी पास आती जा रही थी। वीर का घोड़ा सरपट दौड़े जा रहा था। कुछ फलरांग आगे वो रोशनी पास ही थी। वहां कोई 4-5 तंबू से लगे हुए थे। हर डेरे के बाहर मशाल जल रही थी। वो अस्थाई डेरे की वजह से किसी छोटे गांव के होने का एहसास हो रहा था। बाहर कोई न था, रात का वक्त था, लाजमी था कि सभी लोग सोए होंगे। घोड़ा सरपट भागे जा रहा था, किंतु वीर की नजर उन घुमक्कड़ परिवारों के डेरे पर थी। वीर को कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर ली। पगडंडी से एक तरफ एक डेरा था जो तंबू सा तना हुआ था। उसके बाहर मशाल लगी हुई थी, जिसकी रोशनी वीरसेन को दूर से नजर आ रही थी। अचानक घोड़ा हिनहिनाने लगा। घोड़े की बेचैनी देखकर वीरसेन समझ गया कि सामने कोई खतरा है। उसने वहां से निकलना उचित समझा। तभी उसकी नजर मशाल की धुंधली सी रोशनी में एक नन्ही सी बालिका पर गई, जिसकी उम्र मुश्किल से 3-4 वर्ष होगी, जो उस तंबू से 1.5-2 फरलांग दूर झाड़ियों के पास खड़ी थी। वीरसेन ने लगाम खींचकर घोड़े को रोक लिया। वीर समझ न पाया कि इतनी छोटी बालिका रात के वक्त अकेले बाहर क्यों है,
उसे लगा जरूर आसपास उसका कोई अभिभावक भी होना चाहिए। वीर ने 2 कदम घोड़े को डेरे की तरफ बढ़ाया। अचानक घोड़े की हिनहिनाहट तेज हो गई। वीर ने दाएं बाएं देखा, परंतु बालिका के अलावा उसे कोई नजर न आया। वीरसेन कुछ समझ पाता तभी उसकी नजर झाड़ियों में गई, जहां 2 चमकीली आंखें नजर आई। वीर को समझते देर न लगी कि वो कोई खतरनाक जंगली जानवर है। अनायास ही वीर का हाथ अपने कमर पे बंधी कटार पर गया। घोड़ा हिनहिनाते हुए अपने कदम पीछे लेने लगा तो वीरसेन ने अपनी नजर झाड़ियों पर जमाए हुए अपना दाहिना हाथ घोड़े की गर्दन पर फेरा और बड़े प्यार से कहा, तशक, डरो मत, मैं हूं ना। घोड़ा उसी जगह रुक गया। वो बच्ची खिलखिलाती हुई झाड़ियों की तरफ बढ़ी। वीर खतरा भांप गया। उसे लगा कि उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो बालिका उस जानवर का शिकार बन जाएगी। वो चमकीली आंखें आगे बढ़ी और एक शेर का मुंह दिखाई दिया। मशाल की मध्यम रोशनी में उस शेर की नजर उस बालिका पर जमी थी। घोड़े और वीर के होने का आभास शेर को नहीं हुआ। बालिका और शेर के बीच की दूरी 2-2.5 हाथ से ज्यादा नहीं थी, जो शेर के लिए 1 फलांग भर थी। यदि वीर घोड़े से कूदकर बालिका को बचाने का प्रयास करता तो भी वो बालिका से दूर ही था। वीर ने तत्काल निर्णय लेते हुए अपने घोड़े को पैर से एड़ लगाई और घोड़े को आगे बढ़ाया। घोड़ा तेजी से बालिका और सिंह के मध्य की ओर बढ़ा। वीर बड़ी चतुराई से बालिका की ओर झुका। घोड़ा जैसे ही बालिका और शेर के मध्य पहुंचा, वीर ने बालिका की बाह पकड़कर उसे घोड़े पर उठा लिया। घोड़ा तंबू के आगे जाकर रुक गया। शायद शेर रात में शिकार की तलाश में निकला था और इंसानी गंध सूंघकर इन डेरों की तरफ आ गया। अपने शिकार को हाथ से जाता देखकर शेर झाड़ियों से बाहर निकलकर दहाड़ा। दहाड़ सुनकर तंबुओं में हलचल मच गई। वो पूर्ण वयस्क शेर था। बड़े बालों वाला पुष्ट शरीर लिए वो शेर एक नजर में ही डर पैदा करने के लिए पर्याप्त था। वीर कुछ समझ पाता तब तक शेर ने घोड़े पर झपट्टा मार दिया। शेर के आगे के पैर के नाखून घोड़े के पेट पर लगे। घोड़ा बुरी तरह लड़खड़ा गया। वीरसेन बालिका सहित नीचे गिर पड़ा। इतने में शेर की दहाड़ से जागे उस कबीले के सभी व्यक्ति बाहर आ गए। उसमें उस बालिका के माता पिता भी शामिल थे। सामने शेर को खड़ा देख सभी में डर की लहर दौड़ गई। हर कोई जान बचाकर भागने की फिराक में लग गया। इस घटना से बुरी तरह डरी बालिका अपनी माता की ओर भागी। 2 क्षण पहले जहां शांति थी, अब वहां गहमा गहमी मच गई। वीर ने इशारा कर सभी को शांत रहने को कहा। पल भर में पुनः शांति छा गई। शेर घायल घोड़े पर अगला हमला करने ही वाला था। अपने तशक को खतरे में देख वीरसेन कमर में लगी कटार अपने हाथ में लेकर शेर पर कूदा। कटार सीधे शेर की पीठ में लगी, परंतु घाव गहरा नहीं लगा। कटार के मार की दर्द से शेर पूरा दम लगाकर दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा गया। 2 क्षण पहले कबीले के सभी व्यक्ति शेर से डर कर भाग रहे थे। अब वो शांत खड़े होकर उस बहादुर युवक और शेर का युद्ध देखने लगे। ये दहाड़ वीर को नागवारा गुजरी थी। शेर फिर हमला करे, तब तक वीर ने शेर के दोनों आगे व पीछे की टांगे पकड़कर ऊपर उठा लिया। पूरा कबीला स्तब्ध होकर उस बहादुर और शक्तिशाली युवक का कारनामा देख रहा था। लड़की अपनी मां की छाती से चिपकी थी। वजनदार शेर को उठाने पर उसकी भुजाएं फड़क रही थी और मांसल शरीर देखते ही बनता था। वीर ने दम लगाकर शेर को नीचे पटका। बुरी तरह सहमा शेर किसी बिल्ली की तरह मिमियाते हुए उठकर भाग गया। वीरसेन ने एक गहरी सांस ली और उस बालिका के माता पिता की तरफ देखा। बालिका का पिता आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, हे वीर, मैं किस तरह आपका धन्यवाद अदा करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। आप कौन हैं? आपका स्वागत है। मैं सुजानगढ़ के मंत्री अमर्त्य सेन का पुत्र वीरसेन हूं। वीर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोला, मैं राह में जा रहा था तो इस बालिका को संकट में देख कर आ गया। आप कौन हैं? कुमार हम बंजारे हैं। पता नहीं कब ये बच्ची बाहर आ गई।
रात्रि विश्राम कर हमें स्वागत का सुअवसर प्रदान करें। श्रीमान, आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे पौ फटने से पहले सुजानगढ़ पहुंचना है। हम छोटे इंसान हैं कुमार, परंतु कभी जरूरत पड़े तो हमें याद करिएगा। अवश्य श्रीमान, मैं आपकी वीरता के आगे नतमस्तक हूं कुमार। अब मैं प्रस्थान करता हूं। कहकर वीरसेन घोड़े पर चढ़ गया तथा एड़ लगाई। वीर पुनः उसी पगडंडी पर बढ़ गया। वो जिस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उसी तरह धीरे धीरे उजाला फैलने लगा। लंबी यात्रा के पश्चात उसको सुजानगढ़ का मुख्य द्वार दिखाई दिया। वीरसेन को सुजानगढ़ की प्रजा अच्छी तरह जानती थी। उसकी वीरता के चर्चे तो पड़ोसी राज्यों तक फैले हुए थे। लोग झुक झुक कर वीर को प्रणाम कर रहे थे। यह है भारत भूमि का एक राज्य जिसका नाम है सुजानगढ़। यहाँ के महाराजा हैं चित्रसेन, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। महाराजा वीर व निडर योद्धा है, जैसे कि एक महाराजा को होना चाहिए। जितना प्रेम वो अपने पुत्र राजकुमार प्रद्युमन और पुत्री राजकुमारी स्वाति से करते हैं, उससे कई गुना प्रेम उनके मन में अपनी प्रजा के लिए है। महाराजा चित्रसेन को यहाँ का शासन विरासत में मिला था। चित्रसेन के दादा परदादा सदियों से इस राज्य पर राज्य करते आ रहे हैं। प्रजा का हित करने का गुण उन्हें आनुवांशिक तौर पर मिला है। सुजानगढ़ के समृद्ध होने का श्रेय उन्हें और उनके पूर्वजों को ही जाता है। महाराजा कोई भी निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेने से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं। प्रजा का हित उनके लिए सर्वोपरि है। महाराजा की इसी सोच का नतीजा था कि सुजानगढ़ की जनता सुखी और खुशहाल थी। महाराजा चित्रसेन की सोच युद्ध और विस्तारवाद की नीति को महत्व देने की बजाय प्रजा के विकास के लिए कार्य करने की थी। यूं तो महाराजा को हर वस्तु का सुख था, परंतु अपने पुत्र राजकुमार प्रद्युमन की चिंता उन्हें थी, क्योंकि राजकुमार को बुरी आदतें थी। राजकुमार प्रद्युमन को शराब की लत थी, जिसे छुड़ाने के अनेकों प्रयास महाराज ने किए, परंतु नतीजा कुछ न निकलता था। शराब की ऐब तो एकमात्र ऐब थी जो पूरे राज्य को पता थी, अन्यथा अय्याशी, जुआखोरी, भांग, गांजा, चरस आदि का नशा चुपके चुपके हुआ करता था। यूं तो वीरता और बहादुरी जैसे गुण प्रद्युमन में भी थे, परंतु ये गुण इन बुरी आदतों के नीचे कहीं दब गए थे। सूर्योदय का समय था। चिड़ियों की चहचहाट प्रातः काल की गवाही दे रही है। ऐसे मन को मुदित कर देने वाले समय में महाराजा चित्रसेन अपने आसन पर चिंतामग्न मुद्रा में बैठे थे। अपना चेहरा हथेली पर टिकाए गहरी सोच में डूबे चित्रसेन की तंद्रा एक सेवक की आवाज से टूटी। महाराज की जय हो। राजा अपनी वैचारिक दुनिया से बाहर आए। महामंत्री दर्शन अभिलाषी हैं, सेवक ने दोहराया। उन्हें ससम्मान अंदर ले आओ। राजा ने आदेशात्मक स्वर में कहा। जो आज्ञा महाराज। सेवक सिर झुकाकर बोला और चला गया। प्रणाम महाराज। अधेड़ उम्र के मंत्री ने अंदर प्रवेश कर कहा। आइए विप्रवर, आसन ग्रहण कीजिए। राजा एक खाली सिंहासन की ओर इशारा कर बोले। महाराजा, आप किसी चिंता से ग्रस्त हैं? राजा के उदास चेहरे को भांपकर मंत्री अमित्र सेन बोले। हाँ महात्मन, हमें काठवगढ़ क्षेत्र की चिंता है। वहां कुछ नया उपद्रव तो नहीं हुआ? अमित्र सेन उद्गनता से बोले। नहीं महात्मन अमर्त्य। राजा मंत्री की वेशभूषा और वैचारिक शुद्धता के कारण उन्हें महात्मा कहते थे। अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोले, परंतु उस क्षेत्र में हमारी नीति के कारण पड़ोसी राज्य हमें कमजोर समझ रहे हैं। राजा लंबी सांस लेकर अपनी परेशानी सपाट शब्दों में कह गए। राजन, मैंने तो आपको उसी दिन आगाह किया था जिस दिन आपने उपद्रवियों के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई करने से मना कर दिया था, परंतु उस दिन हम अपनी निर्दोष प्रजा पर शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे और ना आज उठाना चाहते हैं। राजा ने अपना पक्ष रखा। परंतु आप जानते हैं महाराज कि मामला इतना आगे बढ़ गया है कि कासम खान ने काठवगढ़ को अलग देश घोषित कर स्वयं को वहां का शहंशाह घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, महाराजा वो गरीब किसानों से आधा अनाज लगान के रूप में वसूल रहा है। हम जानते हैं महात्मन, परंतु हमने आक्रमण किया तो वो दोनों कुलूशी चाचा भतीजे पीछे छिप जाएंगे।
और काठवगढ़ क्षेत्र के लोगों को युद्ध में झोंक देंगे, जैसा उन लोगों ने पिछली बार किया था। और आप तो जानते हैं कि हम निर्दोष प्रजा का संहार नहीं करना चाहते, परंतु महाराजा, हमारे काठवगढ़ की जनता डरकर उन आतंकी चाचा भतीजे का शासन झेल रही है और वो दोनों प्रजा का शोषण कर रही हैं। हम इसी बात से चिंतित हैं मंत्रीवर, और इसी विषय पर मंत्रणा करने के लिए आपको यहां आमंत्रित किया है, क्योंकि काठवगढ़ का मुद्दा गंभीर हो गया है। हमारे शांति प्रिय होने को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। अगर हमने जल्दी ही कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया तो पड़ोसी हमें कमजोर समझकर आक्रमण न कर दे। कुछ रुककर महाराजा पुनः बोले, मेरे विचार से हम काठवगढ़ पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, परंतु एक उपाय है मंत्रीवर। राजा की आंखों में चमक आ गई। क्या? कूटनीति? मैं समझा नहीं राजन। मंत्री अमर्त्य सेन उलझ कर रह गए। जिस तरह उन लोगों ने हमारे नियुक्त किए हुए शासक राजा जयसिंह को पदच्युत किया, मैं चाहता हूं हम भी एक ऐसा खेल खेलें कि उन चाचा भतीजे की एक दिन नींद खुले तो वो दोनों खुद कारागार में हों। आप क्या चाहते हैं राजन? ये कैसे संभव है? संभव है मंत्रीवर। इसके लिए हम वीर को एक गुप्त अभियान के अंतर्गत काठवगढ़ भेजना चाहते हैं। परंतु एक अकेला वीर क्या कर पाएगा महाराज? दो चाचा भतीजे मिलकर इतने बुरे कार्य के लिए इतना बड़ा खेल खेल चुके हैं, तो हमारा वीर इस कार्य को आसानी से कर पाएगा। उन चाचा भतीजे ने 5 वर्ष तक राजा जयसिंह का विश्वास जीता और फिर उनके साथ धोखा कर खुद शासन हथिया लिया, और जब हमने आक्रमण किया तो उन डरपोकों ने आम प्रजा को युद्ध के मैदान में आगे कर दिया ताकि हम हथियार न उठा सके। बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूं अमर्त्य सेन जी, कि उन मक्कारों के साथ मैदान में युद्ध संभव नहीं, उन्हें तो उनकी मक्कारी से ही हराया जा सकता है। आपका सोचना उचित है महाराज, पर अकेला वीर वहां जाकर ये करेगा, इसमें कितना समय लगेगा? क्या तब तक काठवगढ़ की जनता उनके अत्याचार सहती रहेगी? ऐसा लगता है मंत्रीवर आपने अपने पुत्र वीर को ठीक से पहचाना नहीं, या महाराजा आप वीर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही हैं? मंत्री बोले, वीर ही है वो एक व्यक्ति जो काठवगढ़ का तारणहार बन सकता है। राजा बोले, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मेरा बेटा देश के काम आएगा। महामंत्री प्रसन्नता से बोले, सचमुच महामंत्री, आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा खुशकिस्मत होने का अवसर मिला, अन्यथा मुझ जैसा बदकिस्मत तो सपने में भी पुत्र को लेकर ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। प्रद्युमन का सुधरना तो जैसे मुझे नामुमकिन ही लगता है। उदास राजा का स्वर भर्रा गया। ऐसा ना कहिए राजन, राजकुमार में कोई कमी तो नहीं है, बस कुछ आदतों की ही तो बात है, और फिर आदतें तो सुधारी जा सकती हैं। मंत्री अमर्त्य सेन राजा को ढांढस बंधाते हुए बोले। कुछ रुककर फिर अपनी बात जारी रखी, महाराजा, क्यों ना हम राजकुमार को वीर के साथ इस अभियान पर भेज दें? घर से बाहर जाकर कुछ जिम्मेदारी आएगी तो राजकुमार को अपने आप सुधरना पड़ेगा। आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, परंतु उस नशेड़ी को इस अभियान से जोड़कर हम वीर और इस अभियान को संकट में नहीं डालना चाहते। ऐसा नहीं है महाराज, वीर और प्रद्युमन तो बचपन के मित्र हैं, उनमें आपसी समझ है जो इस अभियान को सफलता की ओर ले जाएगी, और इस बारे में आप वीर से भी सलाह लीजिएगा। ओह मंत्रीवर, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमने आपको बिना बताए वीर को बुलावा भेज दिया। राजा बोले, इसमें क्षमा की क्या बात है महाराजा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वीर पिछले 1 महीने से अपने ननिहाल में था, उसकी माँ और मैं दोनों ही उसे बहुत याद कर रही हैं। संभवतः वीर आज सांझ तक सुजानगढ़ पहुंच जाए। दोनों का वार्तालाप जारी ही था कि तभी एक सेवक ने आकर उसमें व्यवधान उत्पन्न किया। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए